हम प्यारे बच्चों नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय में लेक्चर 1 अपन पढ़ लिए थे। अब लेक्चर 2 में लेसन चैप्टर 3 में स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ में 6 से आगे के जो पद्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। 1 से 5 तक के जो पद्य थे उनको लेक्चर 1 में पढ़ लिया था, उसका होमवर्क आपको दिया गया था। आप शायद होमवर्क कर भी लाए हैं और याद भी कर लें। अब लेक्चर 2 में आगे 6 से पढ़ेंगे। जो आपके सामने पद्य लिखे गए हैं उनका अपन भावार्थ समझेंगे और याद करेंगे। तो पहला पद्य जो आता है लेक्चर 2 में पाठ 3 का स्वराष्ट्र गौरवम यानी अपने राष्ट्र के गौरव के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। क्या वर्णन कर रहा है कवि वो देखिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी इस पद्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को, मातृभूमि के प्रेम को इतने सहज रूप में एक रामायण के पद्य के माध्यम से भी कवि प्रकट कर रहा है, लक्ष्मण और राम के माध्यम से, कि राम को जब वनवास हुआ और वनवास में सीता का जब रावण हरण कर ले गया और राम सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे, तो लक्ष्मण कह रहा है लंका को देख करके कि हे भाई अपन तो इस सोने के लंका में ही रहते हैं, देखो कितनी सुंदर है। तब राम ने लक्ष्मण से अपने राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि के प्रेम के रूप में इस पद्य को प्रस्तुत करते हुए लक्ष्मण के विचारों को बदला और लक्ष्मण को सावचेत किया कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब इसमें क्या भाव है वो अपन पदच्छेद, अन्वय और अर्थ में करेंगे, लेकिन ये आपको पहले मैंने बताया था भाई इसका क्या तात्पर्य है। तो देखिए राम के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति कितना अगाध प्रेम है और उस प्रेम को लक्ष्मण के सामने किस प्रकार वो व्यक्त कर रहे हैं वो इस पद्य में बता रहे हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। पहले वाली पंक्ति में कोई संधि पद नहीं है, सभी अलग अलग हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, ये देखो एक है, ये तो और सीधा है कि स्वर्गाद अपि जन्म भूमिश्च, इसका पदच्छेद करेंगे तो जन्म भूमि। अब यहाँ जो ये से आ रहा है इसका विसर्ग हो जाएगा, यानी सत्व विसर्ग संधि, भूमि धन च, अर्थात सत्व विसर्ग संधि का नाम आ जाएगा सत्व विसर्ग। स्वर्गादपि गरीयसी सदार्थ इसके कि न में रोचते, न नहीं, मैं यानी मुझे, और रोचते यानी अच्छी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, अर्थात मुझे अच्छी नहीं लगती है। इस शब्द का अर्थ हो गया स्वर्णमयी, सोने से युक्त, अर्थात सोने से निर्मित। गरीयसी, महान या बड़ी, बड़प्पन। ये 3 शब्दार्थ इसमें कठिन। अब इसका भाव देखिए अन्वय से क्या भाव है और क्या राम अपने विचार प्रकट करे लक्ष्मण के सामने। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी भवति। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भवति। अर्थात भाव है इसका, हिंदी भावार्थ है कि हे लक्ष्मण, भगवान राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका न मे रोचते। अरे भाई लक्ष्मण, ये लंका सोने की होते हुए भी न मे रोचते, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। हे लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण, ये लंका सोने से निर्मित होती हुई भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च, क्योंकि जो जननी है, माता, अपनी जो माँ है
और जन्मभूमिश्च, और जिस जमीन पे अपन पैदा हुए हैं वो जन्मभूमि मातृभूमि स्वर्गादपि, वो स्वर्ग से भी गरीयसी भवती, महान होती है, बढ़कर ही होती है। आया समझ में? अब विस्तार से समझ लो दोबारा। यानी लक्ष्मण श्री राम कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका पी न में रोजते, ये सोने से निर्मित लंका मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जननी जो माता और ये जन्मभूमि अर्थात जिस भूमि पे अपन पैदा हुए हैं वो मातृभूमि स्वर्गादपि गरीयसी भवती, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कर होती है, अर्थात स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, स्वर्ग से भी महान होती है। स्पष्ट हम अब अगले पे चलते हैं अपन पद्य 7। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। अब इसके वही राष्ट्र गौरव से यानी राष्ट्रीय गौरव की कल्पना करते हुए कवि वर्णन कर रहा है कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। कि हमारे लोगों के मन में इस पद्य में कवि ये वर्णन कर रहा है कि सभी व्यक्तियों के मन में एक राष्ट्रीय दृष्टि की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय दृष्टि की भावना होनी चाहिए जिससे राष्ट्र का मंगल हो सके और उसके बिना वो अपने निकट राष्ट्र को भी देख सके। अपने निकट और कुछ वस्तु होते हुए भी अपने राष्ट्र, केवल अपने राष्ट्र का ही वो ध्यान करता है, समझे कि मैं मेरे राष्ट्र में ही हूँ, जो भी है मेरा राष्ट्र ही है। पदच्छेद वो राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम, सभी अलग अलग हैं। यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकट स्थितम। पद शब्दार्थ है नमस्यामे यानी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यावती जितनी, इसी का समानार्थक इसमें तावती आएगा अगले वाले पद्य में, जितनी तावती उतनी। राष्ट्र दृष्टिम राष्ट्रीय भावना या सोच, स्व यानी खुद के निकट यानी समय स्थित यानी विराजमान, पसंद यानी देखता है, जिसमें साधारण शब्दार्थ जो अपन को वैसे भी याद है। अब अन्वय है राष्ट्र मंगल कारणिम राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामे यया विना स्व निकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति, अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति। कवि कह रहा है कि राष्ट्र मंगल कारणिम राष्ट्र के निवासियों को संबोधित करते हुए वर्णन कर रहा है कि राष्ट्र का मंगल करने वाली अर्थात राष्ट्र के बारे में अच्छी सोच रखना, यानी ऐसी सोच या ऐसी दृष्टि जिसमें राष्ट्रीयता का विकास हो, राष्ट्र उन्नति करे, राष्ट्र का कोई अहित न हो, ऐसी दृष्टि कहलाती है राष्ट्र मंगल कारिणी, यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली अर्थात राष्ट्रीयता की भलाई के वजह राष्ट्रीय प्रेम की सोच रखने वाले राष्ट्रीय दृष्टि को नमस्यामे नमस्कार करते हैं। ऐसी राष्ट्रीय दृष्टि, ऐसी राष्ट्रीय भावना रखने वाले या राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं। और यया विना यानी जिसके विना यानी बिना स्व निकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति, जो अपने निकट होते हुए भी राष्ट्र को नहीं देखता है, ऐसी राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं। दोबारा देख लीजिए, राष्ट्र मंगल कारणिम दृष्टि नमस्यामे। कवि कह रहा है कि ऐसी राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्रीय सोच या राष्ट्रीय भावना को नमस्कार करते हैं। और यया विना जिसके बिना स्व निकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति, जो अपने निकट होते हुए भी राष्ट्रम न पश्यन्ति अर्थात राष्ट्र को नहीं देख सकता है, अर्थात राष्ट्र को उसको देखना चाहिए। स्पष्ट हम पद्य संख्या 8 में आ जाइए। अब
समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावती भुवम आवृत्ते राष्ट्रम मेकम निगद्यते। राष्ट्रम एकम निगद्यते। कवि कह रहा है कि समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावती भुवम आवृत्ते राष्ट्रमेकम निगद्यते। सभी अलग अलग हैं। शब्दार्थ इसके कि भुवम यानी होते हैं धरती को, भुवम धरती को, भू शब्द है, आवर्त यानी ढक करके, घेर करके, और निगद्यते यानी कथ्यते। निगद्यते का समानार्थक है कथ्यते, अर्थात कहा जाता है। अन्वय है कि समान संस्कृति मता जनानाम यावती पितृपुण्यभू तावती भुवम आवृत्ते एकम राष्ट्रम निगद्यते। अर्थात इस पद्य के माध्यम से कह रहा है भाई ऐसे भारत राष्ट्र में जो अपने निकट होते हुए नहीं देख सकते हैं, ऐसे भारत राष्ट्र में समान संस्कृति को मानने, यानी एक समान जिसकी संस्कृति है और एक समान संस्कृति को मानने वाले लोग जहाँ निवास करते हैं, और ऐसे निवास समान संस्कृति वाले पितृपुण्यभू पिता तुल्य उन भूमि के भाग को घेर करके एकम राष्ट्रम निगद्यते, एक राष्ट्र का वो निर्माण करते हैं, अर्थात भारत राष्ट्र का वो निर्माण करते हैं, ये बता रहा है इसमें। तो देखिए कि समान संस्कृति मताम, अन्वय से है कि समान संस्कृति मताम, कि ऐसे भारत राष्ट्र में समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति को मानने वाले जनानाम लोगों की यावती जितनी पितृपुण्य भू पिता तुल्य भूमि का जो भाग है उस भाग पर वो निवास करते हैं, तावती उतनी उस पितृपुण्य भू को अर्थात पिता तुल्य भूमि के भाग को आवर्त यानी ढक करके या घेर करके एकम राष्ट्रम निगद्यते, एक राष्ट्र का निर्माण करते, अर्थात वह एक राष्ट्र कहलाता है। वो भूभाग पिता तुल्य भूमि का वह टुकड़ा एक राष्ट्र कहलाता है। स्पष्ट। हम दोबारा देखो कि समान संस्कृति में, अर्थात इसमें कवि कह रहा भाई जिस भूभाग में एक समान संस्कृति को मानने वाले जनानाम लोग निवास करते हैं, और तावती पितृपुण्य भूमि ऐसी यानी उतनी पिता तुल्य उस भूमि के भाग को आवर्ते घेर करके एकम राष्ट्रम निगद्यते, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अर्थात वो एक राष्ट्र कहलाता है। तो देखो ये तीनों पद्य समझ में आए। इन तीनों पद्यों का आपको अच्छी तरह से अन्वय करवाया। पहले पदच्छेद यानी कोई मिला हुआ पद उसको अलग किया, उसके बाद अन्वय किया, अन्वय से अपन अर्थ करा, इसमें कोई कठिन शब्द आए कठिन शब्द समझे, कोई संधि पद आया संधि पद घोल करवाया। अब इसके बाद अपन 9वें पद्य में, इसमें कुल 11 पद्य हैं, तो अब 9वें पद्य में देखो क्या राष्ट्र का वर्णन कर रहा है वो अपन इसमें आगे करेंगे। अब देखो 9वें पद्य में कवि क्या वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना अर्थात राष्ट्र के गौरव को प्रदर्शित कर रहा है कि पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्ति। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्थी। शब्दार्थ है पितृभूत्वम अर्थात पिता स्वरूप, पिता के समान, अर्थात पिता के समान जिसका भाव नहीं राष्ट्र में हो। मातृभूत्वम माता के समान भाव, अहर्ति प्राप्त करते हैं ग्रहण करते हैं। पदच्छेद करेंगे जब इसके पहले कोई मिला उसको, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्ति। सभी अलग अलग है। किल प्लस अहर्ति, ये दीर्घ संधि आ गई, किल धन अहर्ति। यहाँ समान वर्ण होने से दीर्घ हो गया तो दीर्घ संधि का हो गया। इसका हो गया दीर्घ संधि। किल अहर्ति, की ल में भी ए आ रहा है यहाँ और ये ए है ही, दोनों को मिला के इसका दीर्घ आदेश हो गया, तभी तो बना किलार्थी। क्या बना? किलार्थी।
अन्वय है पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम इति द्वयम यस्य न विद्यते तस्य तत्र राष्ट्रे स्वत्वम भवितुम न अर्हति किल। अर्थात राष्ट्रीय गौरव को प्रदर्शित करते हुए कवि इस पाठ के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को वर्णन करते हुए कहता है कि जिस राष्ट्र में अर्थात जिस भारत राष्ट्र में पितृभूत्वम, जिस निवासी के मन में पितृभूत्वम पितातुल्य भाव, पुण्यभूत्वम पुण्यत्व का भाव, इति द्वयम यस्य न विद्यते, ये दोनों नहीं हो, ऐसे भारतीय नागरिक या ऐसे राष्ट्र का व्यक्ति जिसके मन में पिता और माता के समान पुण्य भाव, ये दो भाव जिसमें न विद्यते विद्यमान नहीं हो, तस्य उसका तत्र उस राष्ट्र में या उस भारतीय भूभाग में स्वत्वम अपना कुछ भी नहीं हो सकता है। अर्थात वो भारत या उस भूभाग का अधिकारी नहीं हो सकता है, न अर्हति की निश्चित रूप से वो उस भूभाग का स्वामी नहीं होता है। समझ में आया? विस्तार से देखिए अब तक कि ऐसा भूभाग या ऐसा भारत देश राष्ट्र या ऐसा राष्ट्र जिसमें पिता के समान माता के समान पुण्यत्व का भाव, ये दो भाव जिस नागरिक के मन में विद्यमान नहीं हो, उसका तस्य उसका या ऐसा व्यक्ति का तत्र राष्ट्रीय उस राष्ट्र में या उस भारतीय भूभाग पर स्वत्वम भवितुम न अर्हति कि निश्चित रूप से उसका ऐसे राष्ट्र में कुछ भी स्वामित्व वो रखने का अधिकार उसे नहीं हो सकता। अर्थात उसका ऐसे राष्ट्र में कोई भी अधिकार नहीं होता है। स्पष्ट हम अर्थात इसके माध्यम से कह रहा है भाई राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र प्रेम की भावना हर एक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। पिता के समान माता के समान, भाई ये हमारा पिता के समान है, माता के समान है राष्ट्र, ऐसी भावनाएं जिसके मन में विद्यमान होती है उसी का उस राष्ट्र में कुछ अधिकार होता है, और ऐसी भावना नहीं रहने वाले व्यक्ति का उस राष्ट्र में कोई भी अधिकार नहीं होता है। पद्य संख्या 10 में देखो लास्ट कि राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। पदच्छेद के पहले शब्दार्थ देखते हैं। उत्थान पतने, उत्थान पतन, उत्थान का होता है वृद्धि विकास, पतन का होता है हास विनाश। अर्थात वृद्धि या हास या विकास या पतन विनाश कह दो। अवलंबे सहारा दे करके, आश्रित होकर के, राष्ट्रियान यानी राष्ट्र के निवासियों को, राष्ट्र के व्यक्तियों को, उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों को। अब पदच्छेद है कि राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, इसमें देखो गुण संधि हो गए ना, राष्ट्रस्य प्लस उत्थान पतन में, यहां इकवर्ण बाद में आ रहा है। इकवर्ण बाद में आने की वजह से यहाँ ई का गुण हो गया ओ, तो ये गुण संधि का हो गया। कौन संधि हुई? गुण, यानी यहाँ ऊ का गुण हो गया ओ। इकवर्ण अगर बाद में आता गुण होता, ये इकवर्ण अगर पहले आता तो यण होता, तो ऊ का गुण हो गया ओ, तो ये गुण संधि हो गई। संधि का नाम अगर पूछे तो हमें गुण संधि लिख देना है। ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु, तस्मात् इसको भी अलग कर दो, तस्मात् शिक्षणीयास्तु, और यहां विसर्ग हो जाएगी स का और तू अलग निकल जाएगा। तो यहां पर छत्व संधि हो गई। कौन सी हो गई? छत्व संधि। तय और स आ रहा है,
तो तय के स्थान पे उसी वर्ग का च वर्ण आ जाएगा और च वर्ण आने के बाद चतुर्थ के नियम से फिर से का श हो जाएगा। इस तरह तस्मात् शिक्षणीयास्तु बन जाएगा। अर्थात तय और स आ रहा है, एक पद में सकार और तय वर्ग के, एक में स और च वर्ग के, तो तय के स्थान पे च वर्ग का हो गया। अब च वर्ग आने से च के बाद अगर जहां पर ये स आता है तो इस स के स्थान पर फिर क्या बदल जाएगा, छ, और बन जाएगा तस्मात् शिक्षणीयास्तु। तो तस्मात् प्लस शिक्षणीया धन तु, यहाँ जो से था उसका विसर्ग कर दिया, तो तस्मात् शिक्षणीया धन तु। अब अर्थ देखो, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। अर्थात राष्ट्रियान अवलंबे ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवत तस्मात् राष्ट्रियः तु सर्वदा शिक्षणीयः। कवि कह रहा है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्यक्तियों के बारे में कि किस प्रकार के राष्ट्र का गौरव व्यक्ति में होना चाहिए, कि राष्ट्रियान अवलंबे ही, राष्ट्रियान राष्ट्र के निवासियों को, अर्थात राष्ट्र के निवासियों को अवलंबे ही राष्ट्र से, राष्ट्र का सहारा लेकर ही, अर्थात राष्ट्रीय भावना का सहारा लेकर ही राष्ट्र से उत्थान पतने, राष्ट्र के विकास और पतन के बारे में सोचना चाहिए। भवते तस्मात् राष्ट्रीय, और उन सभी को राष्ट्रीय तो सर्वदा शिक्षणीय, हमेशा राष्ट्रीय भावना के द्वारा ही शिक्षणीय, शिक्षित करना चाहिए, साथ शिक्षा देनी चाहिए। और उन सभी को आपके द्वारा, अर्थात भवते यानी आपके द्वारा, तस्मात् इसीलिए तो राष्ट्रीय तो सर्वदा शिक्षणीय, राष्ट्रीय भावना की ही हमेशा शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षणीय यानी शिक्षित करना चाहिए, अर्थात उन्हें राष्ट्रीयता क्या पाठ ही पढ़ाना चाहिए। समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, कवि इसमें कह रहा है कि राष्ट्रियान अवलंबे, अर्थात ऐसे भारत देश के नागरिकों को आश्रित करके, अर्थात संगठित करके, एक जगह करके ही राष्ट्र से, राष्ट्र के उत्थान और पतन के बारे में विचार करना चाहिए। और आप लोगों के द्वारा, भवत यानी ऐसे लोगों को, आप लोगों के द्वारा ही तो राष्ट्रीय तो सर्वदा शिक्षणीय, राष्ट्रीय भावना के द्वारा हमेशा उनको शिक्षित करना चाहिए। हमेशा राष्ट्रीय सोच की भावना से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भावना से उन्हें शिक्षित करना चाहिए। स्पष्ट? अर्थात उन्हें राष्ट्र प्रेम का ही पाठ पढ़ाना चाहिए। विद्या, अब देखिए लास्ट वाला है 11वां पद जो है, इसमें कवि कह रहा है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए ऐसे गौरवशाली भारत राष्ट्र की रक्षा के दो ही शस्त्र हैं, एक तो विद्या और एक शास्त्र। शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ति, विद्या रूपी शस्त्र और शास्त्र रूपी शस्त्र के द्वारा ही हम इस राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, अर्थात इस राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ते, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, कि इसमें विद्या रूपी दो ही एक शस्त्र और शास्त्र हैं जिससे राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है, कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ते, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। सभी अलग अलग हैं, कोई मिलावा नहीं है। शिक्षणीय, शिक्षा देनी चाहिए, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के, रक्षित राष्ट्र सुरक्षित राष्ट्र में। ऐसे सुरक्षित राष्ट्र में कवि कह रहा है इसमें, भाई ऐसे सुरक्षित राष्ट्र में ज्ञान प्राप्ति के दो ही साधन हैं, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या, यानी दो प्रकार की विद्याओं से ही ऐसे गौरवशाली राष्ट्रों को सुरक्षित किया जा सकता है, उनको विकास के पथ पे लाया जा सकता है। तो एक विद्या है शस्त्र ज्ञान, दूसरा है शास्त्र ज्ञान। अन्वय देखो, शस्त्रम च शास्त्रम च,
इति द्वे विधे प्रतिपत्तये शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा प्रवर्तते यानी इस पद्य के माध्यम से अंत में राष्ट्रीय गौरव को प्रेरित करते हुए कह रहा है कि शस्त्रम च शास्त्रम च, शस्त्र विद्या शास्त्रम च और शास्त्र विद्या इति, इस प्रकार द्वे ये दो विधेय विद्याएं ही प्रतिपत्ति ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, इस प्रकार ये दो विद्याएं ही इस राष्ट्र में ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, अर्थात राष्ट्र के विकास के साधन हैं। शस्त्रेण राष्ट्रीय रक्षिते, शस्त्र विद्या के द्वारा राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है। और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और ऐसे शस्त्र विद्या से सुरक्षित राष्ट्र में शास्त्र विद्या का अतः शास्त्रों की चर्चा हो सकती है, शास्त्रों का ज्ञान फैलाया जा सकता है, शास्त्र विद्या का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। ऐसा में अब दोबारा फिर देख लो एक बार कि शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वे विधे प्रतिपत्तये शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। कवि अंत में कह रहा है कि ज्ञान ऐसे सुरक्षित राष्ट्र में, ऐसे गौरवशाली राष्ट्र में ज्ञान प्राप्ति के दो ही विद्याएं हैं, अतः दो ही साधन हैं। पहली है शस्त्र विद्या और दूसरी है शास्त्र विद्या, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र विद्या के द्वारा तो राष्ट्र की हम रक्षा कर सकते हैं और शास्त्र चर्चा के द्वारा ऐसे सुरक्षित राष्ट्र में शास्त्रों का प्रचार और प्रसार किया जा सकता है। स्पष्ट? तो ये अपने देखो पाठ 3 के अर्थात स्वराष्ट्र गौरव के 11 जो पद्य आए, इन 11 पद्यों में राष्ट्र से संबंधित भावना, गौरवशाली राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय गौरव की, राष्ट्र के प्रेम की, शस्त्र की और शास्त्र चर्चा के बारे में, और अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर इसमें बताया गया है कि जो अपना राष्ट्र है, जिस जमीन पे अपन पैदा हुए हैं, जिसके हम निवासी हैं, वो भूमि का टुकड़ा, भूभाग स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, स्वर्ग से भी महान होता है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज इन पद्यों का आप हिंदी भावार्थ करोगे पहले वाले चैप्टर की तरह, और अब हम इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे जो हम विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले अपने यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जिनमें आपके सामने 4 उत्तर होंगे। 4 में से ए, ब, स, द, इनमें से आपको चुन करके आगे कौन सा सही है वो लिखना है। लेकिन कॉपी में करते समय आपको वस्तुनिष्ठ का निर्देश लिखकर आपको जो उत्तर है वो भी दर्शाना होगा, भाई इसमें ए में कौन सा उत्तर है, तो वो भी आपको लिखना है। तो अब जैसे इसमें पहला प्रश्न बनता है, सभी अपनी अपनी बुक्स में देखो वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न में लास्ट में भारतवर्षस्य उत्तरस्याम दिशि वर्तते, भारतवर्षस्य उत्तरस्याम दिशि वर्तते। अपन जो ये पद्य पढ़े थे उन पद्यों में आया भी थे, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है। हिमाद्री हिमालय है, विंध्याचल है, समुद्र है, इंदु सरोवर है, गंगा सागर है। बताइए क्या आएगा? हिमाद्री आएगा। क्या आएगा इसमें? हिमाद्री अर्थात हिमालय, यानी उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय। अब हिमालय ए, ब या ए, आ, ई में से कौन से में? तो ए में है ना, तो ए इसका चिन्ह लगा लो, राइट में ए कर लो, यानी ए को आप राइट कर लीजिए, यानी ए इसका सही आंसर है, हिमाद्री हिमालय। प्रश्न नंबर 2 देखो, गायन्ति देवा किल गीतकानि इत्ययं श्लोके कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। प्रश्न का भाव है भाई गायन्ति देवा किल गीतकानि, भाई निश्चित रूप से देवता भी जिसका गुणगान करते हैं। इत्ययं श्लोकम यानी ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है?
तो उन पद्यों के नीचे ग्रंथों का नाम लिखा हुआ था अपनी बुक्स में। तो उसमें देखो कौन से ग्रंथ से, तो 4 ग्रंथों के इसमें नाम है, तो आपको सही ग्रंथ का चयन यहाँ करना है। विष्णु पुराणात, ऋग्वेदात, रामायणात या बृहदारण्यात, बताओ किससे लिया गया? ये लिया गया है ए, ऑप्शन इसका सही होगा, और उसमें है विष्णु पुराणात, यानी ये विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादि कह कम प्रति कथ्यते थे। कह यानी कौन, कम किसको, कह यानी कौन, कम यानी किसके प्रति कह रहा है। तो ये पद्य अपने आया था, छठे पद्य में ही पढ़े थे अपन। इस पद्य में आया था भाई जो राम है वो किसके प्रति कह रहे थे? लक्ष्मण के प्रति तो कह रहे थे ना। तो इसमें है क्या वो अपन जो पढ़े थे वो, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादि कह कम प्रति ब्रूते, लक्ष्मण रामम प्रति, या राम लक्ष्मणम प्रति, अथवा राम हनुमानम प्रति, या राम लक्ष्मणो सीताम प्रति। तो इसमें आ वाला आंसर सही आएगा। वस्तुनिष्ठ में ऑब्जेक्टिव में आ लगा लो, यानी राम ने लक्ष्मण के प्रति कहा था। ये शब्द किसने कहा था? राम ने लक्ष्मण के प्रति कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्य भू निगद्धते, पितृपुण्य भू निगद्धते एकम राष्ट्रम, एकम राज्यम, एकम भूखंडम, पितृपुण्य भू, चारों में से कौन सा आएगा? यानी समान संस्कृति को मानने वाले लोग, जो पितृ पुण्य, पिता के समान जो पुण्य भूभाग है वो क्या कहलाता है? अभी भी पढ़ के आए थे, एकम राष्ट्रम। ए वाला आंसर से इसमें आएगा सही, वो एक राष्ट्र कहलाता है। तो ए लगा लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंब्य है कह वर्तते। राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंब्य है कह वर्तते। अभी 10वें पद्य में ही पढ़े थे कि राष्ट्र के उत्थान और पतन, राष्ट्र के विकास और पतन में कौन सहायक होते हैं, कौन आश्रित होते हैं, कौन सारा होते हैं? राष्ट्र से शत्रुवय अर्थात राष्ट्र के शत्रु, राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र के नागरिक, अराष्ट्रीय राष्ट्र के निवास नहीं करने वाले, या राष्ट्र से मित्राण या राष्ट्र के मित्र। तो अभी भी पढ़ के आए थे अभी 10वें पद्य में कि राष्ट्र से भी जो आपके साथ लिखा है राष्ट्रीयान अवलंबे। तो देखो राष्ट्रीयान शब्दार्थ में आपको लिखा था राष्ट्र के निवासियों को, है क्या इसमें? है। तो कौन से में है? आ में। तो इसका आ जाएगा राष्ट्रीय, अर्थात राष्ट्र के उत्थान पतन अवलंब्य कह वर्तते राष्ट्रीय। तो आ लगा लीजिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद लघुत्तरात्मक आएंगे। इससे पहले लघुत्तरात्मक में देखो आपको एक पद में पूछेगा और या पूर्ण वाक्य में पूछेगा या आपको पूरा उत्तर लिखवाएगा। इसके लिए पहला प्रश्न इसमें बनता है जो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। तो होमवर्क में आपको, अब होमवर्क में लिखिए, आपको होमवर्क में पिछले वाले लेक्चर में आपको 1 से लेकर के 5 तक दिए गए थे। अब आपको पार्ट 3 के शेष पद्य 6 से 11 तक का प्रश्न हिंदी भावार्थ
हल करके याद करो। ये आपको गृह कार्य नोट करना है नोटबुक में, और साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको हल करना है। हल करने के बाद इसके भाव को याद भी करना है, भावार्थ को, क्योंकि एग्जाम में भाव भी पूछ लेता है। और अगले जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसमें आपको दिए गए होमवर्क की जांच करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं हो कि याद नहीं हो, तो आप इसको जरूर से याद कर ले। आपको गृह कार्य करते समय मैंने पहले भी बताया था पहले वाले में कि आपको जैसे ये श्लोक है, इस श्लोक का पूर्व शब्द जैसे पितृभूत्वम लिख लिया और बीच में डॉट करके न किलाहर्ति लिख दिया, पूरा पद्य उतारने की जरूरत नहीं है। आपको डॉट मारकर आप पहला और अंतिम पद भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रसंग लिखोगे, फिर अन्वय करोगे। अब प्रसंग का तात्पर्य आपको पहले शुरू में मैंने नहीं बताया, तो मैं अब लास्ट में आपके सामने रिफ्रेश कर रहा हूँ कि प्रसंग से तात्पर्य यह है कि ये जो पद्य है ये किस पुस्तक के किस पाठ से दिया गया है। भाई ये किस पद्य जो है किस पुस्तक के किस पाठ से दिया गया है, और इस पद्य में कवि क्या वर्णन करना चाहता है, ये कहलाता है प्रसंग। ये आपको शुरू में लिखना है। उसके बाद हिंदी अर्थ अन्वय करके हिंदी अर्थ करोगी। हिंदी अर्थ में जो भाव है वो आपको करना ही है, जो आपको भी पढ़ाया था सामने लर्न करेंगे आप, और उस भाव को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो कार्य साफ और सुंदर राइटिंग में शुद्धता से आपको करना है। थैंक यू, धन्यवाद।